Hello students, good morning everyone. You are most welcome on your YouTube channel Edumania where learning begins and I hope you all are fine. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 10th जो फिजिक्स का पहला लेसन है जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो भी चैप्टर का नाम है इसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है। देखिए, जो भी कोई लेसन होता है उसका नाम उसके सेंट्रल आइडिया पे रखा जाता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या है, इसके अंदर हम जो लाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे और दो फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फिनोमिना जो लाइट के साथ एसोसिएटेड हैं वो पढ़ेंगे, नेमली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारा ये स्टूडियो है, इसके अंदर मैं लाइट ऑफ कर दूं, मान लीजिए देखिए मैंने लाइट ऑफ कर दी है तो आप अच्छे से सी नहीं कर पाएंगे। अब मैंने लाइट ऑन कर दी है, आप मुझे क्लियर विजिबल कर पा रहे हैं। तो क्या थिंग ऐसी है जो वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करने में हमारी हेल्प करती है? दैट इज इन ए डार्क रूम वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली। अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरे में हम जो थिंग्स वहाँ पर रखी हैं, चीज़ें रखी हैं, उनको देख नहीं पाते। जैसे ही हमने लाइट ऑन की चीज़ें विजिबल हो गई हैं। तो किसकी वजह से चीज़ें विजिबल होती हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम तो सन है जो प्रत्येक चीज़ को विजिबल बना देता है हमारे लिए, लेकिन जैसे ही सनसेट होता है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें लाइटनिंग लगानी पड़ती है, लाइट ऑन करनी पड़ती है चीज़ों को देखने के लिए। तो लाइट क्या बन गई है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रत्येक जो चीज़ है यूनिवर्स के अंदर वो किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का, एनर्जी का फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है। तो हम अगर लिखना चाहें क्वेश्चन पहला ही अगर हम अंडरस्टैंड करें, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। तो जो हमने अभी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन से हमारे जो आउटपुट आई है दैट इज लाइट इज ए फॉर्म of energy. Light is a form of energy which helps us to see objects around us, जो हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट हैं, हमारी सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने में मदद करती है। कौन? लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में, हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट हैं, उनको देखने में क्या करती है? मदद करती है। तो इस चैप्टर में हम लाइट और वेरियस फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन का पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन का पढ़ेंगे, भी जो इमेज फॉर्मेशन होती है। आप सुबह आते हैं, जो मिरर होता है आपके घर में, प्लेन मिरर होता है, शीशे, उसमें आप चेहरा देख के आते हैं, उन द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जो कॉन्वेक्स मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो ये सभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जो प्रकाश है वो ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को, हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। तो जो डेली लाइफ की हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, कैसे? जैसे मान लीजिए रात को कोई बाइक पे जा रहा है तो उसकी जो हेडलाइट्स है वो आपको सीधी जाते हुए दिखती है ऐसे। लेज़र लाइट है, लेज़र भी आपको सीधी जाते हुए दिखती है। तो फ्रॉम डेली ऑब्जर्वेशंस, daily observations we conclude that
लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। जो डेली ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम डेली ऑब्जर्वेशंस, दैनिक जो हमारा अध्ययन है, हम देखते हैं अपने चारों ओर, उससे कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालते हैं, ये चीज़ हमें पता लगती है कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है लाइट। बट थोड़ा सा एक NCERT में स्पाइरल में शुरू में ही दिया हुआ है एक्स्ट्रा फिनोमिना, जिसको लिखा गया है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखा गया है? डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या होता है? जो ये कंक्लूजन आपने निकाला है, ये जो डायमेंशंस बड़ी होती हैं, यानी कि लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स, लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स, लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स का मतलब जैसे वॉल है, दीवार होगी, और वही लार्ज स्केल में जैसे ट्री आ गया है, कोई पिलर आ गया है, ये सारे लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट हैं जिनके डायमेंशंस फ्यू मीटर में होती हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो ऑब्जर्वेशन है आपकी बिल्कुल राइट है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। इसको हायर क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे, इस फिनोमेना का, इस प्रॉपर्टी को लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ ए लाइट। इस प्रॉपर्टी को कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लेकिन स्पाइरल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। वो क्या है ये देखें ध्यान से, कि जब ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाता है? बहुत ही नैरो हो जाता है। जैसे एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, क्या है? डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल ऑन वेरी स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल, लाइक डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, स्मोक हैं जैसे एटसेट्रा, ये काफ़ी है, फॉग है, जो डस्ट पार्टिकल है, जैसे डस्ट पार्टिकल। और जो वेरी नैरो ऑब्जेक्ट्स, नैरो ऑब्जेक्ट्स, बहुत ही नैरो, वहां पर जो ये बात रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन वाली है, नो लॉन्गर वैलिड, नो लॉन्गर वैलिड। वहां पर ये बात वैलिड ना हो करके, कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये बीच में खाली, यहां पर हमारा लाइट सोर्स है, क्या है? लाइट सोर्स, और ये है स्क्रीन, क्या है? स्क्रीन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर, थोड़ा सा हाई लेवल का है बच्चों, वैसे दिया हुआ है इसलिए मैं समझा रहा हूं कि ये लाइट का सोर्स है आपका एस कोई, दिस इज ऑब्स्टिकल, क्या है ये? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होती है रुकावट, बाधा, और ये है स्क्रीन, क्या है? स्क्रीन। तो अगर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी कि लाइट अगर सीधे रास्ते में चलती है, तो इस रीजन के अंदर जो मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहा हूं, ये और ये, यहां पर कोई लाइट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इसकी शैडो बनेगी। ये जो पोर्शन है इसकी, इस रीजन को बोलते हैं जियोमेट्रिकल शैडो रीजन, जियोमेट्रिकल शैडो रीजन, शैडो रीजन। जियोमेट्रिकल शैडो रीजन का मतलब जो ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसकी शैडो भी ऐसी ही बनेगी,
तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली वी सी दैट कि लाइट जो शार्प एज है, बिल्कुल नैरो एज, वहाँ पर बैंड हो जाती है और ज्योमेट्रिकल इस रीजन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर और यहाँ पर लाइट आएगी। क्या आई है? यहाँ पर लाइट आई है। सिमिलरली सेकंड केस के अंदर अगर हमारा ऑब्स्टेकल इस शेप का है और ये स्क्रीन है, ये हमारा लाइट सोर्स है, क्या है ये? मान लीजिए सेकंड केस के अंदर देखते हैं दोबारा, ये हमारा लाइट सोर्स, दिस इज ऑब्स्टेकल एंड दिस इज स्क्रीन। तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन लाइट यहाँ पर बैंड हो जाती है। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जो अभी डिस्कस किया था पहले, उसके अंदर लाइट चली जाती है। ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के अंदर इन रीजन के अंदर लाइट आनी नहीं चाहिए थी। तो लाइट क्या हो जाती है? अराउंड शार्प एजेज, अराउंड शार्प एजेज क्या हो जाती है? टेंडेंसी टू बैंड, टेंडेंसी 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 टू बैंड, टेंडेंसी टू बैंड। लाइट के इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये स्पाइरल में दिया हुआ है बीच में एनसीईआरटी में, वो मैंने बताया है। हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए विवर्तन बोलते हैं, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो क्या होता है कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है वो नो लॉन्गर वैलिड ना रह करके इन द केस ऑफ वेरी स्मॉल स्केल, जब ऑब्स्टेकल जो लाइट के पास रास्ते में आते हैं वो बहुत स्मॉल ऑर्डर के हो जाएंगे, तब ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि लाइट उनके अराउंड बैंड हो सकती है। जो एयर में डस्ट पार्टिकल है उनकी शैडो जमीन पे थोड़ी दिखाई देती है, वो यही रीजन, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर लाइट चली जाती है। जैसे मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल है, सनलाइट आएगी, इसके अराउंड बैंड होगी, इतने ही रीजन में इसकी लाइट बन पाएगी, वो शैडो बन पाएगी, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती डाइफ्रैक्शन की वजह से। तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। और डाइफ्रैक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, हर जगह डाइफ्रैक्शन दिखाई नहीं देता। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये डस्ट पार्टिकल, स्मोक है, ये शार्प एज है, यहाँ पर तो दिखाई देता है। जैसे कोई ट्री है उसकी शैडो बनी हुई है, पिलर है उसकी शैडो बनी हुई है, आपकी शैडो बनी हुई है, ये डाइफ्रैक्शन नहीं है। तो डाइफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये बताया था साइज जनरली ए से नियरली इक्वल टू लैम्डा। ये 9th क्लास में पढ़ा आपने, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाती है, ये नियरली इक्वल टू का सिंबल है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए डाइफ्रैक्शन के लिए, वहाँ पर डाइफ्रैक्शन होगा। ये थोड़ा सा एडवांस है बच्चों, स्पाइरल के अंदर दे, इसलिए मैंने बताया है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है नो लॉन्गर वैलिड इन दीज केसेज, दिस इज द फिनोमेना ऑफ लाइट नोन एज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो नेक्स्ट जो बात हम पढ़ेंगे, और ये क्लास 10th भी रफ हो गया जी, पहला फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोबारा से लिख लेते हैं, क्लास 10th। रिफ्लेक्शन, जैसा कि टॉपिक जो लेसन है उसमें भी इंक्लूड है टॉपिक ये रिफ्लेक्शन। तो पहला फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हिंदी मीडियम के साथ कवर कर रहा हूँ मैं, परावर्तन बोलते हैं इसको, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब मैं आपको एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉल है, क्या है? कोई बॉल। तो मैं उसको दीवार पे फेंक के मारता हूँ,
दीवार पे फेंक के मारी तो क्या होगा, बॉल है जो दीवार से टकरा करके वापस किस में आ जाएगी, आपके हाथों में आ जाएगी। जैसे ही आपने बॉल को दीवार की तरफ फेंका तो वो दीवार से टकरा किसके पास आ गई, वापस आपके पास आ गई है। तो हुआ क्या है, जो बॉल है वो दीवार से टकरा के रिबाउंस हो गई है। क्या हो गई है, रिबाउंस बैक, रिबाउंस बैक हो गई है, आपके पास आ गई है। इसी प्रकार जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, किसी सरफेस पे गिरती है, वहाँ से बाउंस बैक होती है, यानी कि वो सरफेस उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक। तो इसी फिनोमिना को लाइट के क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या देखें, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना या फिनोमिनन, प्रक्रम। फिनोमिना का मतलब होता है एक किस्म से प्रक्रम, ये ऐसा एक प्रोसेस है उसके साथ, लाइट के साथ एसोसिएटेड। इट इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट due to which it comes back in the same medium, it comes back in the same medium after striking with any surface, क्या बताया है, ये लाइट का वो फिनोमिना है, ऐसा प्रक्रम है जिसकी वजह से लाइट किसी सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये सामने लाइट रखी है, व्हाइट बोर्ड से टकरा रही है और उधर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेली लाइफ में देखते होंगे आप, जो स्मॉल मिरर होता है जिसमें हम घर में, एक तो बड़ा होता है ना ड्रेसिंग टेबल वाला, वो तो लेके नहीं जा सकते, जो स्मॉल मिरर होता है चेहरा जिसमें सुबह देख के आते हैं हम अपना, उसको लाइट के अंदर लेके जाते हैं तो एक रिफ्लेक्शन बनता है दीवार पे, वो आंखें खराब भी कर सकता है। तो वही फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। गाड़ी खड़ी रहती है कई बार धूप में, तो वहाँ से आपने देखा होगा डेली लाइफ में जोर का रिफ्लेक्शन आता है। तो हुआ क्या है, वहाँ से टकरा करके लाइट दोबारा उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी फिनोमिना को लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि लाइट का किसी सतह से टकराकर, किसी सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाना, रिबाउंस बैक हो जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सोना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट जो हम चलेंगे टॉपिक है काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जनरली दो काइंड होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला होता है रेगुलर या इसका दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में नियमित परावर्तन बोलते हैं, नियमित परावर्तन। तो रेगुलर या दूसरा नाम क्या है इसका, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब जो काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड के, कहने का मतलब किसके बेस पर क्लासिफाई किए गए हैं, नेचर ऑफ सरफेस। कीप इन माइंड, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। तो रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होगा। तो व्हेन light strikes with a smooth surface, यहाँ पर नहीं आएगा कोमा, सरफेस के बाद आएगा स्मूथ का मतलब किसी चिकनी सतह से टकराती है। when light strikes with a smooth surface, regular reflection takes place।
रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। जब आपकी जो सतह है जिससे लाइट टकराएगी वो बिल्कुल स्मूथ हो, जैसे चिकना ये वाइट बोर्ड है, स्पून है, चम्मच है, और वही मिरर है जिसमें आप चेहरा देखते हैं अपना, ये सारे स्मूथ सरफेस के एग्जांपल हैं। तो इस केसेज में कौन सा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसका दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर इसका रे डायग्राम बनाएं, फिजिक्स लाइट वाले पार्ट के अंदर जितने भी जो डायग्राम बनते हैं उनको रे डायग्राम बोलते हैं। तो इसके लिए जो रे डायग्राम दिखाएं, अगर हम रे डायग्राम, तो क्या बनेगा? मान लीजिए ये कोई आपका स्मूथ सरफेस है, ये क्या है आपका कोई स्मूथ सरफेस, ये सीधी नहीं आ रही है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, जो अभी पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है जी, दिस इज प्लेन मिरर, या आप कह सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है ये आपका। तो इस पे मान लीजिए रेज आई, ऐसे आई रेज टकरा के इधर गई, सेकंड रे इसके पैरेलल आई, मान लीजिए ये भी टकरा के इधर गई, थर्ड रे आई, ये साउंड आ रही है यार, ये थोड़ा सा इसमें गैप अच्छा नहीं बनाया है। ये क्या है? इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसके अंदर आप क्या सी कर पा रहे हैं? जब हमारा जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है तो एक डेफिनेट पैटर्न में रेज आएंगी, टकराने के बाद एक डेफिनेट ऑर्डर में गई हैं बिल्कुल क्लियरली। यहाँ पर अभी रिफ्लेक्शन के लाज पढ़ेंगे, ये एंगल आई आर बिल्कुल बराबर, आई और आर ये नॉर्मल है जी, आई और आर बिल्कुल जिस एंगल पे जाएंगी, इसको बोलते हैं रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन जहाँ पर भी होगा वहीं पर इमेज बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन रेगुलर रिफ्लेक्शन मस्ट टेक प्लेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन मस्ट टेक्स प्लेस। दोबारा से अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, हाईलाइट। इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज बनने के लिए कैसा रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो भी पढ़ेंगे आगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे बुक आप पढ़ते हैं उसके अंदर आपकी इमेज नहीं बनेगी, दीवार है कोई टाइल नहीं लगी हुई, दीवार के अंदर आपकी इमेज नहीं बनती, तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो सेकंड काइंड का है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा तो एक डेफिनेट ऑर्डर में रेज आएंगी और टकरा करके जाएंगी, तो इस केस में इमेज फॉर्मेशन होती है। सेकंड काइंड का रिफ्लेक्शन है, जो सेकंड काइंड का रिफ्लेक्शन दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं, डिफ्यूज्ड, सेकंड नेम डिफ्यूज्ड। तो सेकंड काइंड का जो रिफ्लेक्शन है
दैट इज irregular or diffused reflection. Irregular or diffused reflection. Irregular और diffused reflection. विसरित परावर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं, विसरित परावर्तन। तो बस सीधा लिख देंगे, when the striking surface is rough or striking surface, then irregular reflection takes place. Irregular या दूसरा नाम क्या है इसका, diffused. Irregular reflection takes place. Irregular reflection takes place. इस केस के अंदर इमेज नहीं बनती, तो रे डायग्राम अगर हम बनाएं, रे डायग्राम, तो ये मान लीजिए कोई उतार लिया होगा, इसी यहीं पर बनाते हैं। एक इरेगुलर सरफेस दिखाएंगे नीचे अच्छे से, तो क्या होगा, रेज आएंगी, इंसिडेंट रेज आई, मान लीजिए ये रे यहाँ पर टकराई, कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं, यहाँ पर गई। सेकंड रे आई, सेकंड रे ऐसे चली गई है, थर्ड रे आई, ऐसे चली गई है, तो दिस इज अगेन इंसिडेंट रेज, और ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये क्या है हमारा, इर्रेगुलर सरफेस। तो इस काइंड के डिफ्यूजन को बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये तब होता है जब हमारा सरफेस बहुत ही इरेगुलर हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरदरी से तय। जैसे फर्श उखड़ा हुआ है या कोई दीवार है जिस पे टाइल वगैरह नहीं लगी हुई हैं, वो सारे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आते हैं। ये था काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो लाइट के हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे, तो उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, टेक केयर।